मैं ये आपको समझा रहा था कि देखो रीजनिंग जो है आपका नया सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। अब ये जो लास्ट एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग नहीं है, आगे आने वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सब में, जितने भी एग्जाम होंगे सब में क्या होगा, रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया है ना। तो पहले मैथ जी के इंग्लिश चलता था, अब एक नया सब्जेक्ट क्या ऐड हो गया, रीजनिंग। सारे एग्जाम्स में रीजनिंग होगा। क्लियर? चाहे वो APPSC का हो चाहे APSSB का हो ना। मतलब ऐसा नहीं कि APPSC के सारे एग्जाम में हो, जैसे मान लीजिए SGO का एग्जाम होता है, AJ का एग्जाम होता है, वहाँ केवल GK इंग्लिश होता है। लेकिन जहाँ मैथ होता था वहाँ पे साथ साथ में रीजनिंग जरूर होगा। तो अब 4 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, पहली बात ये है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो एलिमेंट्री मैथ से रिलेट करते हैं, है ना। रिलेट मतलब किल वर्ड यूज कर रहा हूँ। जैसे सीरीज एक टॉपिक आएगा, वो एलिमेंट्री मैथ से थोड़ा रिलेट करता है ना। उसमें एक टॉपिक आता है डायरेक्शन वाला, वो एलिमेंट्री मैथ से रिलेट करता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड होता है, वो रिलेट करता है। मैं रिलेट वर्ड यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो यूनिक हैं, वो रीजनिंग के ही टॉपिक हैं, है ना। रीजनिंग में थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, चीज़ों को विजुलाइज करना है आपको। ठीक है, क्लियर? कैसे विजुलाइज करना है वो आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। तो विजुलाइज ज़्यादा करना है रीजनिंग में। अब जो उसमें पहला टॉपिक है वो आपका स्पेस विजुलाइजेशन, जो सिलेबस है उसका पार्ट है, डाइस प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है, डाइस प्रॉब्लम। जैसे लूडो का डाइस होता है, बस वही हम लोग सीखने जा रहे हैं, डाइस प्रॉब्लम। क्लियर? जैसे लूडो में डाइस होता है, तो एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर डाइस को मैं एक साइड से देखूंगा, एक साइड से, तो मैक्सिमम मेरे को 3 सरफेस ही दिखेंगे डाइस की। भाई अगर डाइस रखा है ज़मीन में, अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो मैक्सिमम 3 सरफेस ही देख पाऊंगा एक साइड से, है ना। तो सपोज करो 3 सरफेस दिख रही है, 1 2 3, तो इस टाइप से डाइस मेरे को दिखेगा। क्लियर? अगर हो सकता है इसकी बाकी जो 3 सरफेस पीछे होता होगा, तो मान लो बाकी में पीछे से अगर देखने गया तो सपोज करो पीछे से ऐसा दिख रहा है वो, तो उसमें नंबर्स मेरा है 4 5 6, है ना, इस टाइप से। तो यही डाइस प्रॉब्लम है, इसी को हम लोग को सीखना है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होंगी, वो सारी चीज़ों को हमको सीखना है। क्लियर? तो टॉपिक क्या है, डाइस प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ऐसा पॉसिबल है कि एक डाइस को मैं एक बार देख रहा हूं, तो मेरे को डाइस में देखने को मिला कि डाइस में मेरे को देखा, मेरे को नंबर दिख रहा है, सपोज करिए 1 2 3, ये दिख रहा है। फिर दोबारा मैंने डाइस को दूसरे एंगल से देखने की कोशिश की, तो दूसरे एंगल से मुझे डाइस में दिख रहा है 4 5 6। ठीक है ना, 4 5 6। तो अगर आप यहाँ नंबर देखोगे तो इन दोनों पोजीशन में कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। इन दोनों पोजीशन में कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, इसको बोलेंगे नो कॉमन। ठीक है, कोई नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, हो सकता है कि दोबारा मैंने डाइस को ऐसे देखा, नंबर दिख रहा है, सपोज करिए। अब अगर ऑडिबल नहीं है तो अपने फ़ोन में एक देखना वॉल्यूम का बटन होगा ऊपर वाला, उसको थोड़ा सा प्रेस करिएगा तो अपने आप वो आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अब तो आवाज़ आ रही है ना, पहले नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ म्यूट दबा हुआ था, बट अब तो आ रही है। हाँ जी, मान लीजिए दोबारा मैं डाइस को ऐसे देख रहा हूँ एक पोजीशन से, ऐसा दिख रहा है 1 2 3। ठीक है, किसी दूसरे पोजीशन से देखा तो उसमें दिख रहा है डाइस में 1 4 5, ऐसा दिख रहा है। तो इस बार क्या हो रहा है कि आपका एक कॉमन हो गया। इस बार ऐसा हो रहा है कि आपका 1 नंबर क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, तो 1 नंबर कॉमन इस बार, तो ये हो जाएगा 1 कॉमन, कि एक नंबर कॉमन है इस बार। ठीक ना, एक नंबर क्या है, कॉमन है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैं डाइस को देखा तो उसमें नंबर मेरे को शो कर रहे हैं, नंबर शो कर रहे हैं 1 2 3। दूसरे एंगल से देखा तो इसमें शो कर रहा है मेरे को 1 2 4। तो इस बार कितने कॉमन है नंबर, हाँ जी, नंबर कितने कॉमन है। देखिए जितने लोग पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं या जितने लोग रीजनिंग मैथ पढ़ चुके हैं, रीजनिंग पढ़ने आए, पहला रूल सिंपल सा है कि आपको इंटरेक्ट करने का कोशिश करना है ना। ये जो सब्जेक्ट है ये जीके जैसा सब्जेक्ट नहीं है। जीके में क्या होता है, आपको समझना होता है। ये रीजनिंग है या मैथ है, इसमें समझना है और इंटरेक्ट करना है, आपको आंसर देने की कोशिश करना है, ताकि मुझे फील हो कि मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, है ना। अदरवाइज मेरे दिमाग में जाएगा कि मैं रिकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ, तो मैं फिर आपका जैसे क्या होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ मेरे फ़ोन में स्क्रीन दिख रहा है ना,
और स्क्रीन में आप लोग के कमेंट दिख रहे हैं, उसमें कोई डाउट होगा तो मैं मेरी नज़र कमेंट पे है ना, लेकिन आपका इंटरेक्शन अगर जीरो रहेगा तो मैं उसको देखना कर दूंगा बंद, है ना, उससे आपको भी फिर और मज़ा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, सब्जेक्ट में धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा। क्लियर? क्योंकि ये पूरा साल हो गया है, मैं पूरे साल में ऑफलाइन में लगभग 32 बैच ले चुका, ऑफलाइन मीटर अगर ना लोग मिला के, और ऑनलाइन के कम से कम 2 महीने में लगभग बैच ख़त्म हो जाता है, तो 5 से 6 बैच हो गए ऑनलाइन के, ना, ठीक है। लेकिन रीजनिंग का पहला ये बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि रीजनिंग अभी पूरा मैथ ही मैथ चल रहा है ना, और रीजनिंग जो है मैथ से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें आपको इतना सॉल्व नहीं करना है ना, तो जितना आप इंटरेक्टिव होके बैठेंगे, थोड़ा दिमाग में थोड़ा ये एक्टिवनेस के साथ बैठेंगे, मुझे इंटरेक्ट करना है, मुझे आंसर देने की कोशिश करना है, उतना आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, उतने ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अब इन बातों को मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि आज पहली क्लास है, मेरे को सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी आपका होना है, ठीक है, क्वेश्चंस भी करवाने हैं, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देंगे बस। अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर कॉमन दिख रहे हैं, तो यहाँ देखो 1 कॉमन दिख रहा है और 2 भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे कितने नंबर कॉमन है, तो 2 नंबर कॉमन है, कितने हो गए, 2 कॉमन नंबर, ठीक है। तो ऐसा केस पॉसिबल है जहाँ पे कोई कॉमन ना हो, ऐसा केस पॉसिबल है जहाँ पे 1 कॉमन हो, ऐसा केस पॉसिबल जहाँ पे कितने कॉमन हो, 2 कॉमन हो, ठीक है। क्लियर? अब जो आपका डाइस होता है, 2 टाइप के डाइस होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के डाइस होते हैं। एक डाइस होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, एक डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, तो ये एक ऐसा डाइस होता है स्टैंडर्ड वाला कि जिसमें जो अपोजिट सरफेस होते हैं ना, अपोजिट सरफेस, जैसे मान लो 6 डाइस में कितने 6 सरफेस हैं, तो एक के अपोजिट कोई दूसरा आएगा, जैसे लूडो में क्या होगा, एक के अपोजिट दूसरा आएगा डाइस में, ठीक है। तो जिसमें अपोजिट सरफेस होते हैं उनका सम हमेशा 7 होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जिसमें सम ऑफ 2 अपोजिट सरफेस, 2 अपोजिट सर्फेसेस मस्ट बी 7, क्या होना चाहिए, 7, मस्ट बी 7। तो अगर अपोजिट सरफेस का सम जो होगा 7 होगा, वो क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये एक डाइस है, ठीक है, इस डाइस में मेरे को 3 नंबर दिख रहे हैं, एक नंबर दिख रहा है 1, एक नंबर दिख रहा है 2, एक नंबर दिख रहा है 3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ डियर कि अपोजिट टू 1 क्या है, मतलब 1 के अपोजिट क्या है। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अपोजिट टू 2 क्या है, क्योंकि मेरे को 3 दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे हैं, 3 पीछे होता होगा। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ अपोजिट टू 3 क्या है, ठीक है। और अगर मैंने मेंशन कर दिया कि ये डाइस जो है स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, तो अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो जो अपोजिट सरफेस होंगे उनका सम कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। कितना सम होगा, 7 होगा। 2 अपोजिट सरफेस का सम कितना होगा, 7 होगा। क्लियर? तो अगर मैं 1 के अपोजिट पूछ रहा हूं तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 के अपोजिट होना पड़ेगा 6, तभी दोनों का सम कितना हो जाएगा, 7। ऐसे अगर मैं 2 के अपोजिट पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, 5, तभी दोनों का सम कितना हो जाएगा, 7। ऐसे मैं 3 के अपोजिट पूछूंगा कितना हो जाएगा, 4, तभी दोनों का सम कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस की बात करूं तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट जो सरफेस होंगे उनका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी नंबर का मैं अपोजिट पूछूंगा तो आपको क्या करना है, 7 से माइनस करके बता देना है। इतनी बात क्लियर है, यस और नो? हाँ जी, यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो इसका आंसर देंगे कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक डाइस है, ठीक है, इसमें लिखा है 1 2 3 और मेंशन है कि इट इज़ अ स्टैंडर्ड डाइस, इट इज़ अ स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। आपको बताना है अपोजिट टू 5 क्या होगा, ये बताना है। अपोजिट टू 5 क्या होगा, ये बताना है। फाइव के अपोजिट क्या होगा, तो अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो आपका देखिए 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ऐसा नंबर जिसका सम कितना हो जाए, 7, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो अगर आपका स्टैंडर्ड डाइस है तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2,
तभी दोनों का सम कितना आ जाएगा 7। तो स्टैंडर्ड डाइस में आपको ये याद रखना है कि इन दोनों का अपोजिट सरफेस का सम कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो अगर मैं 1 के अपोजिट पूछूंगा तो कितना हो जाएगा 6, 2 के अपोजिट कितना हो जाएगा 5, अगर 3 के अपोजिट पूछा कितना हो जाएगा 4। क्लियर? तो ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। अब दूसरा होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस, जनरल डाइस में आपको एक ही बात याद रखना है, एक ही बात कि नॉट स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल सी बात है कि स्टैंडर्ड नहीं है तो जनरल है, स्टैंडर्ड नहीं है तो जनरल है। तो जनरल डाइस में कोई गारंटी नहीं कि अपोजिट क्या होगा, अपोजिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपोजिट कुछ भी हो सकता है। क्लियर? जैसे मान लो मैं एक डाइस बनाया, इस डाइस में मैं आपको शो कर रहा हूँ 1 2 3, 3 चीज़ शो कर रहा हूँ। तो क्या चीज़ हाइड हो गया, हिडन क्या है? तो कौन कौन नंबर हिडन है? 4 हिडन है, 5 हिडन है और 6 हिडन है। ये 3 नंबर हिडन हो गया। भाई मैं अगर 3 नंबर आपको शो कर रहा हूँ 1 2 3, तो 3 नंबर पीछे होता होगा, 4 5 6 पीछे होता होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? यस और नो? अगर मैं आपको यहाँ पे डाइस में 3 नंबर शो कर रहा हूँ 1 2 3, इसका मतलब 3 नंबर आपका हिडन होगा 4 5 6। क्लियर? यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखिए ये बात यहाँ पे समझने वाली है, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। क्या है? जनरल डाइस। तो 1 के पीछे 4 भी हो सकता है, 1 के पीछे 5 भी हो सकता है, 1 के पीछे 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये गारंटी नहीं कि 1 के पीछे 6 ही होगा, इन तीनों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर जनरल डाइस है तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसका सम 7 होगा ना। तो अगर मैं पूछूं कि अपोजिट टू 1 क्या होगा, अपोजिट टू 1 क्या होगा, तो अपोजिट टू आपका 1 4 5 6 में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ऐसे में अगर आपसे पूछूं कि अपोजिट टू 2 कितना होगा, तो अपोजिट टू भी आपका 4 5 6 में कोई भी नंबर हो सकता है, तीनों में। ऐसे कि मैं पूछूं अपोजिट टू 3 क्या होगा, इसमें भी आपका इन तीनों में कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, कोई गारंटी नहीं है ना। तीनों में कोई भी नंबर हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्योंकि ये क्या आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये क्या आपका जनरल डाइस है, तो इसके अपोजिट कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो जब तक स्टैंडर्ड डाइस ना बोला जाए, ठीक है ना, तब तक आपको उसको नॉर्मल या जनरल डाइस ही लेके चलना है। तो अगर एग्जामिनर, इस बात को नोट करके लिखेंगे, एग्जामिनर ने अगर आपको बोला केवल डाइस, तो आप इसको क्या कंसीडर करेंगे? कंसीडर क्या करेंगे उसको? कंसीडर जनरल डाइस, है ना। तो उसको जनरल डाइस ही मानेंगे। अगर एग्जामिनर खुद से लिख के बोल रहा है कि हाँ भाई इसको ले लीजिए स्टैंडर्ड डाइस, तभी स्टैंडर्ड मानेंगे, है ना। अदरवाइज अगर केवल डाइस बोला है तो उसको जनरल डाइस समझ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये पूरा बैकग्राउंड हो गया। तो अब पहला केस है, पहले केस की क्वेश्चन है कि जहाँ पे आपको केवल एक पोजीशन डाइस की शो करके क्वेश्चन पूछेगा, है ना। व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन, केवल एक पोजीशन दी जाएगी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका केस 1 है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए मैं आपको डाइस बना दिया, एक पोजीशन शो कर रहा हूँ कि भाई ये एक डाइस का पोजीशन है, इसमें 3 नंबर्स हैं 1 2 5, है ना। और मेरा सवाल है कि अपोजिट टू 3 क्या होगा, अपोजिट टू 3 क्या होगा, ये सवाल है। और मान लीजिए ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 5, ठीक है, या ऑप्शन है कि 1 2 5 में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बताना है क्या आंसर होगा। लगाइए दिमाग कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या नंबर शो हो रहे हैं, तो 1 2 5 शो हो रहा है, 1 शो हो रहा है, 2 शो हो रहा है, 5 शो हो रहा है। तो हाइड कौन है? नंबर 3 4 6 हाइड है। ठीक है, तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? तो 3 के अपोजिट इन तीनों में कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि जनरल डाइस है ना। तो 3 के अपोजिट क्या हो सकता है? इन तीनों में कोई भी नंबर 3 के अपोजिट हो सकता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों में कोई भी नंबर 3 के अपोजिट हो सकता है।
हाँ जी, एक आंसर आ भी गया। क्लियर। तो इन तीनों में कोई भी 3 के अपोजिट नंबर हो जाएगा। चलिए, ऐसे अगर मान लीजिए मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए ऐसे आपका डाइस बनाया फिर से, और यहाँ पे नंबर गिवन दिया है 1 to 6, ठीक है, और पूछ रहा हूँ कि अपोजिट टू 5 क्या होगा, या अपोजिट, हाँ अपोजिट टू 5 क्या होगा, ये सवाल है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 6 एंड लास्ट ऑप्शन है कांट डिटरमाइन। ठीक है, कांट डिटरमाइन। तो देखो रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन समझने की आदत डालनी स्टार्टिंग से, है ना, ऑप्शन समझने की। तो मान लीजिए ये सवाल मेरा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, ये सवाल पूछ रहा हूँ 5 के अपोजिट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में क्या ऑप्शन सही होगा। ट्राई करेंगे डियर, हाँ। तो अगर रीजनिंग देखिए नया सब्जेक्ट है, देखो है ना, पहली बार आ रहा है, नया सब्जेक्ट है, तो जैसे स्टूडेंट बोलता है सर मेरा मैथ वीक है, इस टाइप से, रीजनिंग भी मैथ की तरह सब्जेक्ट है। क्लियर। तो अगर आपको कमांड करनी है इस पे, है ना, आगे के एग्जाम्स में कमांड करनी है, तो इस सब्जेक्ट को पहले ही से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो भविष्य में आप यूडीसी एग्जाम दो, एलडीसी एग्जाम दो, एपीपीसी एग्जाम, किसी एग्जाम दो, आप पहले ही से इस पे कमांड कर लीजिए, ताकि आप एक्स्ट्रा बेनिफिट उठाइए दूसरे स्टूडेंट कंपेयर में ना। वो नहीं बनना है कि आपको आलस करना है बाकी स्टूडेंट तरह कि हाँ जब एग्जाम आ जाएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब तो कठिन लगता ही है। पहले ही से नया सब्जेक्ट सबके लिए नया है, तो पहले से इस पर कमांड कर लेना अपने को। हाँ जी, तो देखो सिंपल सी बात है, हमको यहाँ पे क्या क्या नंबर दिख रहा है, 1 to 6 नंबर दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 6 नंबर दिख रहा है। ठीक है, 1 to 6 नंबर दिख रहा है हमको। ठीक है, तो क्या क्या नंबर हमारा हाइड है, हाइड क्या क्या नंबर है, 3 हाइड है, उसके बाद 4 हाइड है, 5 हाइड है। ठीक है, 3 4 5 हमारा हाइड है। ठीक है, 1 to 6 दिख रहा है, 3 4 5 हमारा क्या है, हाइड है। क्लियर। अब वो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि 5 के, अरे 7 कहाँ से आ गया भैया, डाइस में 7 होता ही नहीं है, कौन सा लूडो खेलना है भैया। क्या पूछ रहा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो देखो 5 के अपोजिट इन तीनों में कोई भी हो सकता है, हमको नहीं पता, नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, कांट डिटरमाइन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, कांट डिटरमाइन। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, कांट डिटरमाइन। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही। तो मान लीजिए ये आपका एक सवाल है कि 1 2 3 है, अपोजिट टू 3 बताना है क्या होगा, अपोजिट टू 3 क्या होगा बताना है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 4 या 5 या 6, इन तीनों में कोई एक। बताइए अपोजिट टू 3 क्या होगा। हाँ जी, अपोजिट टू 3 क्या हो जाएगा, तो देखिए जी आपको क्या क्या दिख रहा है जी। हाँ जी, तो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, क्या क्या हाइड है, तो 4 हाइड है, 5 हाइड है, 6 हाइड है। ठीक है, ये छुपे हुए हैं। तो पूछ रहा है अपोजिट टू 3 क्या हो जाएगा, तो इन तीनों में कुछ भी हो सकता है ना, तो 4 5 6 में कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर। चलिए अब देखिए मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, एक बात करूँगा कॉन्सेप्ट की, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा ना, ध्यान से कॉन्सेप्ट बात करता हूँ। अगर मैंने एक डाइस बनाया ये, ठीक है, उस डाइस में नंबर शो हो रहे हैं 1 2 3, ये शो हो रहा है 1 2 3। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ये बताइए
कि अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि ये डाइस केवल बोल दिया डाइस, तो आप इसको कौन सा डाइस मानोगे? अगर मैंने केवल डाइस वर्ड यूज कर दिया तो कौन सा डाइस मानोगे? हाँ जी, अगर मैं केवल डाइस वर्ड यूज कर दिया तो कौन सा डाइस मानोगे इसको? जनरल डाइस, ठीक है सर। कोई स्पेसिफिक नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी नहीं है क्या? प्रोबेबिलिटी कहाँ से आ गया भैया, अभी डाइस पे ही रहो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो रीजनिंग का कोई टॉपिक ही नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी मैथ का टॉपिक है, तो जनरल डाइस मानेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये, क्या ये स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है? स्टैंडर्ड डाइस क्या पॉसिबल है कि स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है ये? तो हाँ देखिए, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि 1 के अपोजिट 6 आ जाए, और 2 के अपोजिट 5 आ जाए, और 3 के अपोजिट क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो पॉसिबिलिटी है कि ये आपका स्टैंडर्डाइज हो सकता है। हाँ, पॉसिबल है कि स्टैंडर्डाइज हो सकता है, मे बी स्टैंडर्डाइज, ठीक है, मे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो मैंने ये एक दूसरा एक बार मैंने बनाया आपको, अब ये बताइए क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये आपका स्टैंडर्डाइज हो सकता है 1 to 5? क्या पॉसिबल है कि स्टैंडर्डाइज हो सकता है? बताइए, लगाइए दिमाग। अगर लग रहा है कि हाँ पॉसिबल है तो इसका रीजन देना है क्यों पॉसिबल है। अब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है स्टैंडर्डाइज, इसका रीजन है डियर, देखो ये 2 और 5 जो है सामने हैं, तो अगर कोई सामने नंबर दिख रहा है तो ये अपोजिट नहीं हो सकता है, ये गारंटी है। जो नंबर आपको सामने दिख रहे हैं ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं, तो गारंटी है कि 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। और स्टैंडर्डाइज के लिए ज़रूरी है कि 2 और 5 एक दूसरे के क्या होने चाहिए? अपोजिट, ठीक है। इस वजह से ये कभी भी स्टैंडर्डाइज हो ही नहीं सकता है, ये जनरल डाइस ही होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। देखिए पॉसिबिलिटी है तभी मे भी लिखा है कि पॉसिबिलिटी है कि हाँ स्टैंडर्डाइज हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। बिल्कुल सही बोला, हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ तानी जी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया है। चलिए सेम यहाँ बताइए, क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये आपका स्टैंडर्डाइज हो सकता है? 1 to 6 पॉसिबिलिटी है? क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये आपका स्टैंडर्डाइज हो सकता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि देखो 1 और 6 यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, तो अगर 1 और 6 सामने दिख रहे हैं तो ये कभी भी जीवन में अपोजिट नहीं हो सकते हैं। अगर अपोजिट नहीं हो सकते हैं और स्टैंडर्डाइज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि 1 के अपोजिट 6 होना चाहिए, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक बात नोट करके लिख लेंगे, बहुत काम की बात है, ये आपको काम आएगी, नोट कर लिख लेंगे। two opposite surfaces can never be seen together, दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, और अगर एक साथ दिख रही हैं तो कभी दोनों अपोजिट सरफेस नहीं होंगी, ठीक है। दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, और अगर एक साथ दिख रही हैं तो दोनों अपोजिट सरफेस नहीं होंगी, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो? एक बार जल्दी से कंफर्मेशन देंगे, यहां तक की बात क्लियर है? तो अभी मैं बहुत ही आराम से चल रहा हूं कि आपको धीरे धीरे चीज़ों को क्लियर कराते हुए, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं,
एक एक चीज़ को 3-3 4-4 एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जाए पहले टॉपिक, है ना। हाँ जी, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो अब इसमें केस 2, अब केस 2 क्या है कि व्हेन टू पोजीशन, है ना। अभी तक क्या होता, मैं एक ही पोजीशन देख के आपको क्वेश्चन पूछ रहा था, अब 2 पोजीशन दिया जाएगा। व्हेन टू पोजीशन ऑफ a single dice are given, when two position of a single dice are given। तो अब जो सवाल आएंगे, अब होगा कि मैं क्वेश्चन में आपको 2 पोजीशन दूंगा, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। 2 पोजीशन दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा। इसमें भी पहली कंडीशन होती है, पहली कंडीशन कि आपका 1 कॉमन नंबर होना चाहिए। 1 कॉमन नंबर, है ना, कि दोनों में कोई एक नंबर कॉमन होना चाहिए, कि जो भी 2 मैं डाइस दिखाऊंगा 2 पोजीशन, उनमें एक नंबर कॉमन होना चाहिए। ये होता है पहली कंडीशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप 1 क्वेश्चन जिसमें आपका 1 कॉमन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल मेरा है कि ये एक डाइस की 2 अलग अलग पोजीशन में आपको दिखा रहा हूँ, एक डाइस की 2 अलग अलग पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 3 4 6 है, ठीक है। तो देखिए दोनों में कुछ कॉमन होता होगा, हाँ। तो देखिए ये 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एक नंबर दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है डियर कि अपोजिट टू 2 क्या होगा। मेरा सवाल ये है कि अपोजिट टू 2 क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, ये सवाल है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहले मैंने क्या आपको सिखाया कि एक ही डाइस शो करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछता था। अब 2 डाइस होंगे, 2 पोजीशन, डाइस की 2 पोजीशन शो होगी, उनमें भी कौन सी कंडीशन वाले क्वेश्चन भी करा रहा हूँ जिसमें एक नंबर कॉमन हो। फिर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 नंबर कॉमन हो, है ना। एक नंबर कॉमन हो वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसमें अपोजिट टू 2 क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगी एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक लगेगी, उस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आप चुटकियों उड़ा देंगे, है ना। ध्यान समझेंगे शॉर्ट ट्रिक, तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आप तुरंत उड़ा देंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान सुनिएगा, है ना, फोकस करिएगा। तो जो कॉमन नंबर है ना, दोनों का कॉमन नंबर, उस कॉमन नंबर से क्या करना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज आप समझते हैं, घड़ी के अपोजिट, ठीक है, ठीक है। सॉरी, उस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज, सॉरी, कॉमन नंबर से क्या जाना है, क्लॉकवाइज। तो जैसे ये कॉमन नंबर 3 है, इससे क्लॉकवाइज जाना है आपको, क्लॉकवाइज। तो देखो 3 आपने बनाया, क्लॉकवाइज जाने के बाद तो 3 के बाद क्या आ रहा है आपका 1, उसके बाद क्या आ रहा है 2। तो आपको क्या करना है, 3 से क्लॉकवाइज जाइए, तो 3 से क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आ रहा है 2, तो 1 आया, उसके बाद क्या आ रहा है 2। सेम चीज़ यहाँ से फॉलो करिए दूसरे डाइस में भी। यहाँ से आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो जब आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं 3 से, तो क्या आ रहा है आपका, पहले 4, उसके बाद क्या आ रहा है 6। पहले क्या आ रहा है 4, उसके बाद क्या आ रहा है 6। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो आप यहाँ पे 3 से क्लॉकवाइज गए, तो पहले 1 आया, फिर 2 आया। यहाँ देखो 3 से आप क्लॉकवाइज गए, तो पहले 4 आया, फिर 6 आया। ऐसे नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे, खत्म क्वेश्चन। नोट डाउन करने के बाद ये 1 और 4 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ऐसे 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 2 और 6 एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो क्या रिमेनिंग बचा, क्या बच गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, क्या बचा 5। तो जो 5 होगा, ये जो कॉमन नंबर है ना, उसके अपोजिट आपका 5 हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो आपका 5 बचा, वो किसके अपोजिट हो जाएगा, जो कॉमन नंबर है, ठीक है, वो हो जाएगा अपोजिट टू किसके, कॉमन नंबर 3 के हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप तुरंत से निकाल सकते हैं। मैंने क्या आपसे सवाल पूछा, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मान लो मैं आपसे पूछता कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। अगर मैं पूछता 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दीजिए, ये ट्रिक क्लियर हुई, यस और नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इस ट्रिक से क्वेश्चन बन जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि डाइस प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जब 2 डाइस देता है ये वाले क्वेश्चन, 1 डाइस वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं, ये जो है मॉडरेट क्वेश्चन है ना, तो ये आने की पॉसिबिलिटी होता है। तो ये ट्रिक क्लियर हुआ, यस और नो।
आपको क्या करना है, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। और जो नंबर उनको लिखते जाओ, एक दूसरे के जो अपोजिट आएंगे वो आ जाएंगे आपके अपोजिट, ऊपर नीचे जो आएगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, है ना। चलिए फिर अगर क्लियर है तो जल्दी से दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ। अगर क्लियर है तो बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको फिर। हाँ चलिए, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फिर। अगेन मैं डाइस, दो डाइस यहाँ पे बना रहा हूँ, ये दो डाइस हो गए, दो पोजीशन, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि अपोजिट टू 6 क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, ये सवाल है। ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 3, 4, 5 में कुछ भी हो सकता है। अपोजिट टू 6 क्या होगा बताना है, ट्राई करिए। तो देखिए कैसे करना है, मैं दोबारा बताता हूँ। तो देखिए इनमें कॉमन नंबर दोनों में क्या है, तो 6 दोनों में कॉमन नंबर है, समझो 6 दोनों में क्या है, कॉमन नंबर है। क्या करना है, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझते हैं, जैसे घड़ी चलती है वैसे क्लॉकवाइज, है ना। तो 6 के बाद क्लॉकवाइज जाने में पहला नंबर क्या पड़ रहा है, 1, तो 1 लिख दिया। उसके बाद क्या पड़ रहा है, 2, तो 2 लिख दिया, ऐसे, ठीक है। यहाँ भी कॉमन नंबर 6 है, इससे क्या करना है, क्लॉकवाइज जाना है। तो 6 से क्लॉकवाइज जाने में क्या लिख दिया, 5, उसके बाद क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज जाना है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब जो नंबर ऊपर नीचे आ रहे हैं ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो 1 के अपोजिट हो गया 5, और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। अब बचा 6, तो जो नंबर रह गया आपका, जो नंबर रह जाएगा वो 6 के अपोजिट हो जाएगा। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, क्या बचा, 4। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो अपोजिट टू 6 पूछ रहा है, क्या आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर निकाल भी लिया है 4। हाँ जी, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखिए डाइस प्रॉब्लम में जरूरी नहीं कि नंबर ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि लेटर्स भी हों, ऐसे ABCD भी हो सकता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ABCD में देखता हूँ, तो ताकि आपको ये क्लियरिटी हो जाए कि डाइस प्रॉब्लम मतलब क्या है, कि उसकी 6 सरफेस होंगे, ये जरूरी नहीं कि वो 1 2 3 हो 6 सरफेस में। अब नेक्स्ट में मैं लेटर डाल देता हूँ सरफेस में। ये जैसे मान लीजिए ये है A, ये है B, और ये है आपका E, ठीक है। ये है E, ये है C, ये है आपका F, लेटर हो गया। तो यहाँ बताना है अपोजिट टू बी क्या होगा, अपोजिट टू बी क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन आपका हो गया C, दूसरा ऑप्शन हो गया आपका D, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका F, एंड लास्ट ऑप्शन हो गया C या D या F, ठीक है। बताइए जी। तो देखिए पहला आंसर आ भी गया D। हाँ जी, बाकी लोग ट्राई करिए जी, बाकी लोग ट्राई करिए जी। तो देखिए दोनों कॉमन क्या है, सबसे पहले कॉमन डोरा करिए, कॉमन क्या है दोनों में, तो E कॉमन है, ठीक है। सबसे पहले कॉमन डोरा, तो कॉमन क्या है, E, ठीक है। अब E से क्या करना है, क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज। तो E से क्लॉकवाइज जाने में सबसे पहले कौन मिला आपको, रास्ते में A मिला, उसके बाद आगे बढ़े कौन मिला, B मिला, ठीक है। यहाँ से E से क्लॉकवाइज आइए, तो E से क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो रास्ते में सबसे पहले कौन मिला, F, तो F बना दिया। उसके बाद कौन मिला, C, तो C बना दिया, ठीक है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो ABCEF क्या बचा, D, क्या बचा, D। तो D के अपोजिट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। मेरा सवाल क्या था, B के अपोजिट, तो B के अपोजिट क्या हो जाएगा, C आंसर हो जाएगा, C, D नहीं होगा जी, D।
डी तो ई के अपोजिट होगा, डी नहीं होगा। अपोजिट टू बी पूछ रहे हैं तो अपोजिट टू बी तो आपका सी हो जाएगा ना, और सी आपका ए ऑप्शन है। हाँ जी, क्लियर हुआ, यस और नो? कंफर्मेशन देते जाइए जी, क्लियर हुआ यस और नो? ठीक है, तो अभी रीजनिंग बिल्कुल आराम आराम से करनी है, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट पहले दिमाग में डेवलप करना होता है। एक बार दिमाग में सब्जेक्ट आपके डेवलप होने लगा, एक बार उसकी पकड़ होने लगी, तब मैं थोड़ा स्पीड करूँगा, मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल आराम से चलूँगा, है ना, क्लियर, ताकि सब्जेक्ट आपके दिमाग में डेवलप कर सकूँ। और जैसे आपका दिमाग रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खुलना स्टार्ट होगा, फिर हम लोग थोड़ा स्पीड करेंगे, स्टार्टिंग बिल्कुल आराम से लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका डाइस है, ये 1, ये 2, ये 3, ये आपका 3, ये 6, ये 5। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान देना जी, क्वेश्चन ध्यान देना डियर। ठीक है, चलिए अब मेरे को इसमें सब बताइए, सब प्रॉपर सब बताइए कौन किसके अपोजिट है। ठीक है, सब बताइए कौन किसके अपोजिट है, सब बताइए, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये मैंने दोनों बना के दे दिया, इन दोनों में ध्यान दीजिए, 3 आपका कॉमन है, मुझे सब जानना है कौन किसके अपोजिट है। कह रहे हैं जल्दीबाजी शैतान का काम है, आज पता चला। हाँ जी, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसको बोलते हैं लापरवाही। ठीक है, जल्दी करना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको लापरवाही नहीं दिखानी है जी। वो अमिताभ बच्चन की लाइन है ना, देखा लापरवाही का नतीजा वही हो जाता है, फिर गलत हो जाता है एग्जाम में। तो मेरे को सब जानना है कौन किसके अपोजिट है। ठीक है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो 3 से क्या किया अपन ने, क्लॉकवाइज लाइन बना दी, क्लॉकवाइज भाई, 3 से क्लॉकवाइज अपन जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। यहाँ भी देखो 3 से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, 3 से क्लॉकवाइज। तो 3 से क्लॉकवाइज जाते समय रास्ते में सबसे पहले मिला 1, उसके बाद आगे बढ़े मिला कौन, 2। यहाँ देखो 3 से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो सबसे पहले रास्ते में कौन मिला, 6, उसके बाद कौन मिला, 5 मिला। तो देखो सबसे पहले तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो 1, 2, 3, 5, 6 पिक्चर में कौन बचा, 4, तो 4 हो जाएगा 3 के अपोजिट। ठीक है, तो 1 के अपोजिट कौन हो गया, 6, 2 के अपोजिट क्या हो गया, 5, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई स्टूडेंट इसके आंसर से कोई एक बात ऑब्जर्व कर पा रहा है, यस और नो? एक बार इसके आंसर को देखो, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यस और नो बताइए? कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसके आंसर को देख के? इसके आंसर को देख के कुछ दिमाग में चल रहा है? 1 के अपोजिट 6 आ रहा है, 2 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और 3 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। कुछ नहीं चल रहा दिमाग में? हाँ जी, बताना है जल्दी। आंसर से क्या पता चल रहा है कि ये आपका स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि देखो 1 6 के अपोजिट है, सम कितना हो रहा है, 7, 2 5 के अपोजिट है, सम कितना हो रहा है, 7, 3 4 के अपोजिट सम कितना हो रहा है, 7। तो अपोजिट नंबर्स का सम कितना हो रहा है, 7। तो आंसर से इतना आइडिया लग रहा है कि ये क्या आपका स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, रिवर्स नहीं बोलना है जी, आंसर साइड लग रहा है कि क्या आपका स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, कि अपोजिट वालों का सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो आंसर से इतना पता चल रहा है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करते हुए चलना है। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करते चलना है, क्लियर? अब देखिए मैं आज की क्लास का सबसे खतरनाक क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डालेंगे, तो ये आपका डाइस है,
अगेन मैंने दो इसके डाइस को दिखाया, दो, ठीक है। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन गिवन दिया है, मेरा सवाल ये है, अगर ये है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इससे मेल खाता है या कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है या सेम डाइस से रिलेटेड है, कौन सा ऑप्शन सेम डाइस से रिलेटेड है ये बताना है। तो इस बार क्या हो रहा है, ऑप्शन में कोई नंबर नहीं दे रहा है, ऑप्शन में भी डाइस दिखा रहा है, ठीक है। ऑप्शन में भी क्या हो रहा है, डाइस दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है 2 3 5, यहाँ पे क्या है 3 4 6, यहाँ पे क्या है 1 4 5, यहाँ पे क्या है 2 1 6। कहने का मतलब क्या है कि मैंने एक डाइस के आपको दो सरफेस दिखाए, एक डाइस के दो, एक ये दिखाया एक दिखाया, तो उसी सेम डाइस का कौन सा इन तीनों में सरफेस होगा ये बताना है। इन चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेम डाइस का होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। इसको कैसे करना है मैं समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप एक काम करिए, इन दोनों में 2 कॉमन है, यस और नो। तो आप सबसे पहले मेरे को वो निकाल के दिखाइए कौन किसके अपोजिट है। सबसे पहले मेरे को आप निकाल के दिखाइए कौन किसके अपोजिट है। तो आप ये दिखाइए कि कौन किसके अपोजिट है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम लोग को क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज जाना है। तो देखो 2 के बाद गए कौन आया, 3 आया, फिर कौन आया, 1 आया। यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा है, तो 2 के बाद कौन आया, 6, फिर कौन आया, 4 आया। क्लियर। तो देखो 3 6 के अपोजिट है, 1 4 के अपोजिट है, क्या बाकी रह गया आपका नंबर 5, ठीक है। तो 2 जो है 5 के अपोजिट है। क्लियर। अब देखिए मैंने आपको एक नोट लिखाया था, और नोट क्या था कि 2 अपोजिट सरफेस एक दूसरे, जो अपोजिट सरफेस होंगे कभी भी एक साथ नहीं देख सकते उनको। 2 अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 2 अपोजिट सरफेस को कभी भी एक साथ नहीं देख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे 2 के अपोजिट कौन है, 5, 3 के अपोजिट कौन है, 6, और 1 के अपोजिट कौन है, 4। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहले डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, पहले वाले आपको फिगर में क्या दिख रहा है ऑप्शन में, कि ये जो आपका 2 और 5 ये एक साथ दिख रहे हैं, जबकि हमने क्या कैलकुलेट किया कि 2 और 5 अपोजिट हैं, और अपोजिट कभी भी एक साथ दिख ही नहीं सकते हैं, मतलब कि आपका ये ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्लियर। ऐसे अब फिर नेक्स्ट देखेंगे 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यहाँ पे 3 और 6 एक साथ दिख रहे हैं, तो एक साथ दिख रहे हैं, तो 3 और 6 एक साथ दिखने की वजह से ये बी ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता है। क्लियर। ऐसे आप देखेंगे कि 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ 1 और 4 एक साथ दिख रहे हैं, एक साथ दिख रहे हैं, तो सी ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता है। तो फिर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो मैंने आपको नोट लिखवाया था उस नोट से ये क्वेश्चन हुआ है, जो मैंने आपको नोट लिखवाया था उस नोट से क्वेश्चन हुआ है। एक बार जल्दी से कंफर्मेशन देंगे, इसका आंसर क्लियर हुआ, यस और नो। भाई मैंने आपको क्या नोट लिखवाया था कि जो अपोजिट सरफेस हैं वो एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ये नोट लिखवाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 अपोजिट हैं, और 2 और 5 इस डाइस में एक साथ दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे 3 और 6 यहाँ पे अपोजिट हैं, और यहाँ पे 3 और 6 एक साथ दिख रहे हैं डाइस में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 और 4 अपोजिट हैं, और 1 और 4 एक साथ दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शन में डाइस खुद बना के देगा, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखूँगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें डाइस का इसका पार्ट 2 पढ़ाऊँगा, मतलब इसका कुछ और पोर्शन बाकी वो पढ़ाऊँगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे फिर, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रखेंगे।
तो आई होप आज की क्लास से आपको काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग के रिलेटेड आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट हो रहा होगा कि रीजनिंग मैथ से कैसे अलग है। इसमें कैलकुलेशन नहीं होती है, इसमें आपको विजुलाइज करना होता है, दिमाग लगाना होता है। और विजुलाइज करना एक्चुअल में थोड़ा टफ होता है, क्योंकि देखिए आप लोग आर्ट साइड के हैं ना ज़्यादा स्टूडेंट, तो जैसे जो बीटेक या ये होता है इस टाइप का साइंस, इसको विजुलाइज करना थोड़ा आसान होता है ना। इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा कि आपका पूरा रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक से उड़ा दूंगा, ठीक है। तो जितने लोग मुझे पहले से जानते हैं, मैथ पढ़ा है, तो जानते हैं कि मेरा नाम कई लोग तो शॉर्ट ट्रिक वाले सर सेव किए हैं ना। तो मैथ भी मैं पूरा शॉर्ट ट्रिक से उड़ा दिया है, ऐसे ही रीजनिंग आपको पूरा शॉर्ट ट्रिक से उड़ा देंगे ना, ताकि आपको यहाँ पे कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, बस आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ से करना है कि जो मैं पढ़ाता जाऊँ उसको रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। जो मैं पढ़ाऊँ उसको रिवाइज करते जाएंगे। जैसे एक टॉपिक खत्म होगा उसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस को दूंगा, 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस को, उनको करते जाएंगे और टॉपिक को रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। आप 1 महीने में महसूस करेंगे कि आपकी रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, 1 महीने में केवल, है ना। तो बस थोड़ा कंसिस्टेंट रहिएगा, लापरवाही मत करिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं सेम टाइम पे 7 PM, ठीक है, सेम टाइम पे। टिल देन प्लीज़ टेक केयर।